अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कोई शुबा नहीं कि जिस तारीख का भी ऐलान किया जाएगा उस पर इलेक्शन हो जाएंगे। जनवरी में इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतजामात काफी हद तक मुकम्मल है। हल्का बंदियों समेत दीगर मामलात पर काफी पेशरफ्त हो चुकी है। इंतखाबात में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन और सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर इंतजामात किए जा रहे हैं। जमहूरियत का तकाजा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फैसला साजी के अमल में शरीक हो। निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वेब टीवी को इंटरव्यू। निगरां वजीर आज़म 17 अक्टूबर से चीन का दौरा करेंगे। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं और मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। दौरे चीन में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, सी पैक और सयाहत के फरोग पर बात होगी। भरपूर कोशिश है कि ठोस इक़दामात से मुख्तसर मुद्दत में इक्तसादी तरक्की और तिजारत में इजाफे के लिए इस्तेदाद को बुरुएकार ला सकें। अनवारुल हक काकड़ की काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर एडिटर्स के वफ्द से गुफ्तगू। इसराइल गासिब रियासत तस्लीम करने से मुताल्लिक कहीं कोई बात नहीं हो रही। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के हामी है। फ़लस्तीनी मुहाजिरीन की अपनी ज़मीनों पर वापसी होनी चाहिए। जनूबी एशिया में भारत इजारादारी चाहता है। पाकिस्तान भारत ताल्लुकात में बुनियादी रुकावट मसला कश्मीर है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में फिलहाल बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। फलस्तीनी इलाकों पर इसराइल के फजाई और बहरी हमले जारी। गजा में अलशाती और जबालिया मुहाजिर कैंपों पर रात भर बमबारी। सिहनी फौज के हाथों आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी। एम्बुलेंसेज भी निशाने पर। शहदा की तादाद 1350 हो गई। गजा की मुकम्मल नाकाबंदी की वजह से इंसानियत सिसक रही है। ईंधन की कमी की वजह से इलाके का वाहिद पावर प्लांट बंद। अल-क़साम ब्रिगेड की कार्रवाइयों में 1300 इसराइली हलाक। इसराइली बमबारी से 3,38,000 से जायद फलस्तीनी बेघर। गजा में बड़े पैमाने पर नकल मकानी। मिस्र का पनाहगज़ीनों को महफूज राहदारी फराहम करने से इनकार। इसराइल ने अपनी जेलों में कैद तमाम फलस्तीनियों की बिजली काट दी। लबनान सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइली फौज के दरमियान झड़प। सेहोनियों की शाम पर भी बमबारी। दमिश्क और हलब के हवाई अड्डों को निशाना बनाया। इसराइल की मदद के लिए अमरीका का तैयारा बरदार पहड़ी बीड़ा मशरक़ी बहरे रोम पहुंच गया। सूरत हाल पर गौर के लिए ब्रसेल्स में नेटो वज़राए दिफा का इजलास। मशरक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में आलमी रहनुमाओं के दरमियान राबते। ईरान और सऊदी अरब की आला क़यादत के दरमियान पहली बार राबता। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के खिलाफ जंगी जुराइम के खात्मे की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वली अहद का तुर्क सदर को भी टेलीफोन। फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए मजबूत मौक़िफ़ का इआदा। हमारा मकसद ऐसा जामे और मुनसिफाना हल तलाश करना है जिसमें फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की ज़मानत मिले। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान। सिपह सलार से कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमद क़ील की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कतर के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा। लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमद क़ील का दो तरफा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के लिए काम जारी रखने का अज़्म। स्टॉक मार्केट का तेजी का रुझान। 6.25 साल की बुलंद सतह पर ट्रेडिंग। इंडेक्स 297 पॉइंट से इजाफे के साथ 48,771 पर बंद। डॉलर की कदर में कमी का अमल जारी। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रुपया तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 5 पैसे सस्ता। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 19 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद सख्त कार्रवाई होगी। मजीद खानदानों की तोरखम के रास्ते रवानगी। अफगानी हमारे भाई हैं। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनाहगज़ीनों को कोई वापस नहीं भेज रहा।
सिर्फ गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। मुआशी हालात मुश्किल जरूर हैं लेकिन मायूसी नहीं, तरक्की और खुशहाली का सूरज जल्द तुलू होगा। मयारी तालीम, कानून की हुक्मरानी और इंसाफ को यकीनी बनाकर जल्द दोबारा उरूज हासिल करेंगे। जामियात मार्केट की जरूरतों के मुताबिक कोर्सेज डिजाइन करें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कायद आज़म यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। इत्तेहादी हुकूमत ने रियासत को बचाया, सियासत की परवाह नहीं की। खुदा न खास्ता रियासत को कुछ होता तो सियासत तो वैसे ही दफन हो जाती। वतन अजीज की सूरत हाल इत्तेहाद की मुत्तकाजी है। आगे बढ़ने के लिए हमें जख्मों पर मरहम रखना है। एटमी धमाके, मोटरवेज, दहशतगर्दी और अंधेरों का खात्मा नवाज शरीफ का क्रेडिट है। 21 अक्टूबर को अपने कायद की वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर मुल्क की तकदीर बदल देंगे। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ का लाहौर में ताजिर बिरादरी से खिताब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अदालती फैसला मुहज़्ज़िम मुआशरे की तश्कील की जानिब अहम कदम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रियासती तकून के 2 हिस्सों में तवाज़ुन कायम हुआ है। जमहूरियत मजबूत और पार्लियामानी उमूर को फाल बनाने का मौका मिलेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का रद्द-ए-अमल। मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबलों के बढ़ते वाक़यात, तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों में बेगुनाह नौजवानों की गिरफ्तारियां, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर कश्मीरी सरापा एहतजाज। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी बिरादरी से खामोशी तर्क करते हुए किरदार अदा करने का मुतालिबा। मजहबी हम आहंगी के फरोग का आगाज। कल्लात में काली माता मंदिर के 3 रोजा सालाना त्यौहार का आगाज, बड़ी तादाद में यात्रियों की शिरकत। भारत के खिलाफ बड़े मुकाबले की तैयारी। कौमी क्रिकेट टीम के अहमदाबाद में प्रैक्टिस सेशन। वर्ल्ड कप के अहम मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त। श्रीलंका की अंडर 19 क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। मेहमान टीम कराची पहुंच गई। दौरे में एक 4 रोजा मैच और 5 वनडे शेड्यूल। 4 रोजा मैच 15 अक्टूबर को कराची में शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स में पाकिस्तान और कंबोडिया का मैच बगैर गोल के बराबर। कौमी टीम अब होम लीग में कंबोडिया के खिलाफ 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद में फैसला कुन मैच खेलेगी। पाकिस्तान 12 साल बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। और महकमे मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। 14 से 17 अक्टूबर तक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश होगी। पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई। शिमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि जनवरी में इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतजामात काफ़ी हद तक मुकम्मल हैं। हल्का बंदियों समेत दीगर मामलात पर काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। कोई शुबा नहीं कि जिस तारीख का भी ऐलान किया जाएगा उस पर इंतखाबात हो जाएंगे। वेब टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इंतखाबात में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन और सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर इंतजाम किए जा रहे हैं। तफसील जानते हैं आका मसूद खालिद से। वेब टीवी से गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरकार फंड्स पर गौर खौज किया जा चुका। सिक्योरिटी और पोलिंग स्टेशंस के हवाले से भी इंतजामात हतमी मराहिल में हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी एक्सरसाइज काफ़ी हद तक पूरा कर चुका है, जिसमें डिलिमिटेशन वगैरह हैं और उससे जुड़े हुए जितने उनके मामलात हैं, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको दरकार है इस पूरी एक्सरसाइज को करने में, वो भी उन्होंने उस पर डेलिब्रेशन उनकी फ़ाइनल है। वो भी फाइनेंस के साथ कम्युनिकेशन उनकी चल रही है। जो भी वो तारीख़ का तयन करेंगे, जो बुनियादी तौर पर उनका मैंडेट है, वो हम
इलेक्शन के दिन अनाउंस भी होगा और इंशाल्लाह कंडक्ट भी हो जाएगा। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हम अफगान महाजरीन समेत किसी भी किस्म के महाजरीन को नहीं निकाल रहे, सिर्फ गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को निकाला जा रहा है ताकि वो अपने मुल्क जाकर फिर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आएं। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल एक गासिब रियासत थी और है। हम फ़लस्तीनियों की पेश करदा 2 रियासती तजवीज़ और महाजरीन की उनकी ज़मीनों पर वापसी के हामी हैं। जो प्राइमेसी है वो फ़लस्तीनियों का राइट टू एग्जिस्टेंस उसकी तरफ ना दिया जाए। जो लार्जर ह्यूमन वैल्यूज़ हैं जिसमें जुल्म और मजलूम इन 2 कैफियतों के बीच में जो लोग ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं तो वो मजलूम की जो कैफियत है उसका साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान भी अपने अखलाकी, सफारती, माली जिस हद तक हम सपोर्ट कर सकते हैं उस कॉज को हम उसके साथ एज सच कंटिन्यू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक भारत ताल्लुकात में RSS की सोच और मसला कश्मीर हायल हैं। भारत में जमहूरियत की शक्ल में साम्राज्यत परवान चढ़ रही है। हिंदुस्तान अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए इट इज़ टर्निंग इनटू अ हेल्प। लार्जर साउथ एशिया में जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं उनके वॉइसलेस एंटिटीज़ की वॉइस बने और पाकिस्तान में ये सलाहियत भी मौजूद है और पाकिस्तान में ये कैपेसिटी भी मौजूद है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम 2.25 अरब आबादी को मायूस करें। मुल्क में माशी बेहतरी के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का क़याम कानून साजी के नतीजे में अमल में आया है और हमारे बड़े माशी फैसले इसी प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 17 अक्टूबर से चीन का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक निगरां वज़ीर आज़म तीसरे बेल्ट एंड रूट फोरम इजलास में शिरकत करेंगे। इस मौके पर उनके आलमी रहनुमाओं और मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान से मुलाकातें भी होंगी। इस्लामाबाद में इरशाद आरिफ की सरबराही में काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर से गुफ्तगू करते हुए निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हमारी भरपूर कोशिश है कि ठोस इक़दाम से मुख्तसर मुद्दत में इक़्तिसादी तरक्की और तिजारत में इजाफे के लिए इस्तेदाद को बुरुएकार ला सकें। दौरा चीन में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, CPEC और सयाहत के फ़रोग़ पर बात होगी। उन्होंने कहा कि अफ़गानी हमारे भाई हैं। कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान पनाह गज़ीनों को कोई वापस नहीं भेज रहा, सिर्फ गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया जा रहा है। 31 अक्टूबर के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन में इसराइल की हालिया जारहियत ज़ालिम इसराइल और मजलूम फ़लस्तीनियों की जंग है। पाकिस्तान मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुआशरे में मुस्बत मुबाहिसे और इख्तिलाफ राय पर मबनी गुफ्तगू के लिए माहौल को फ़रोग़ देने के लिए अखबारात का कलीदी किरदार है। उनका कहना था कि अमरीका का दौरा मुख्तसर तरीन वफ्द के साथ किया, लेकिन इस बारे में झूठी खबरों और बेजा तनकीद की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि कलील मुद्दत में स्मगलिंग की रोकथाम और डॉलर पर सट्टेबाजी रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए। रुपये की डॉलर के मुकाबले में बढ़ती हुई कदर इस मुहिम की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए मुल्क भर में इक़दाम किए जा रहे हैं। खसारे का शिकार सरकारी मिल्कियती इदारों की निजकारी का अमल भी तेज़ और शफाफ बना रहे हैं, जिससे मुल्की ख़जाने को होने वाला नुकसान कम होगा। उन्होंने कहा कि निजी शोबे की शमूलियत से मुस्बत कारोबारी मुसाबकत बढ़ेगी और आवाम को बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी। CPNE के वफ़द ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तानी अखबारात को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत इत्तलात और नशरियात और वज़ारत ख़जाना को हिदायत की कि अखबारात को दरपेश तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीन पर इसराइली बेरहमाना हमलों की मज़म्मत करता है। गज़ा में हमले और पाबंदियाँ आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच ने दफ्तर खारजा में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान का मुतालबा है कि पाबंदियाँ उठाकर फ़लस्तीनियों का हक़ खुद इरादियत तस्लीम किया जाए। नाज़रीन, फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल की फ़ज़ाई और बहरी हमले जारी हैं। 6 रोज़ की सिहूनी बर्बरियत में शहदा की तादाद 1417 हो गई, जबकि हमलों के दौरान 6200 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इसराइली फ़ौज की गज़ा की पट्टी के मगरब में अलशादी पनाह गज़ीन कैंप और शिमाल में जबालिया के इलाकों पर रात भर बमबारी के नतीजे में बड़ी तादाद में शहादतों की इत्तलात हैं। रफ़ा शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर भी फ़ज़ाई हमलों में 9 अफराद शहीद हो गए और कई इमारतें भी तबाह हो गईं।
صہیونی فوج نے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایمبولینسز کو بھی نشانہ بنایا، جس میں 4 رضاکار بھی لقمہ اجل بن گئے۔ اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے حالیہ کشیدگی کے دوران غزہ پر 4000 ٹن بارودی مواد استعمال کیا ہے، جس میں 6000 بم شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی بمباری سے 3,38,000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں۔ غزہ میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی جاری ہے اور متاثرین سکولوں، مساجد، گرجا گھروں اور دیگر مقامات میں پناہ لے رہے ہیں۔ القسام بریگیڈ کی کارروائیوں میں اب تک 1,300 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 3,200 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کی وجہ سے انسانیت سسک رہی ہے۔ علاقے کا واحد پاور پلانٹ ایندھن کی کمی کی وجہ سے بند ہے۔ علاقے کو انسانی تباہی کا سامنا ہے۔ صہیونی حکومت نے کہا ہے کہ حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے اسرائیلیوں کی رہائی تک بجلی، پانی اور ایندھن فراہم نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ حماس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اسرائیل نے اپنی جیلوں میں قید تمام فلسطینیوں کی بھی بجلی کاٹ دی ہے، جبکہ لبنان سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ حزب اللہ کی جانب سے ایک اسرائیلی چوکی کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ صہیونی فوج نے ٹینک شکن میزائلوں سے لبنان کی سرحدی شہروں پر حملے کیے ہیں۔ امریکہ کا طیارہ بردار بحری بیڑا اسرائیل کی مدد کے لیے مشرقی بحیرہ روم پہنچ گیا ہے، جس پر جنگی طیاروں کے ساتھ میزائل شکن نظام بھی نصب ہے۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے تناظر میں عالمی رہنماؤں کے درمیان رابطے بھی جاری ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت کے درمیان پہلی بار رابطہ ہوا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے ٹیلی فونک رابطے میں فلسطین کے خلاف جنگی جرائم کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی ولی عہد نے ترک صدر رجب طیب ایردوان کو ٹیلی فون کیا اور موجودہ صورتحال پر بات چیت کی۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے تمام بین الاقوامی اور علاقائی قوتوں کے ساتھ مل کر کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین کی حمایت کے لیے اپنے مضبوط موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد ایک جامع اور منصفانہ امن کا حصول ہے جو فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی ضمانت دے۔ عرب لیگ نے اسرائیل سے غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے اور عالمی قوانین کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ لیگ کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں شرکاء نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ غزہ کے لیے بجلی، پانی اور خوراک کی سپلائی منقطع کرنے کے اپنے غیر منصفانہ اور غیر انسانی فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ قابض اسرائیلی فوج کی انتقامی کارروائیوں سے استحکام نہیں بلکہ تشدد اور خون ریزی میں اضافہ ہوگا۔ ادھر چین نے بھی اسرائیل اور حماس کے تنازع پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ صہیونی فورسز کی دہشت گردی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ فلسطین اور لبنان پر حملوں کے بعد اسرائیلی فورسز نے شام کے 2 اہم ہوائی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق اسرائیل نے اپنی جارحیت کے دوران دارالحکومت دمشق اور حلب کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حملوں کی وجہ سے دونوں ہوائی اڈوں پر پروازیں بند کر دی گئی ہیں۔ صہیونی فورسز نے سینکڑوں فضائی حملے کیے، جس میں حزب اللہ کے جنگجوؤں اور شامی فوج کو نشانہ بنایا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اپنے شامی ہم منصب بشار الاسد کو ٹیلی فون کیا۔ انہوں نے عرب اور اسلامی ممالک پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون کریں۔ مصر نے غزہ کے پناہ گزینوں کو محفوظ راہداری فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مصری حکام کے مطابق مصر کی امریکہ سمیت دیگر فریقین سے غزہ کو رفاح بارڈر کے ذریعے انسانی امداد فراہم کرنے کے منصوبوں پر بات جاری ہے، لیکن فی الحال غزہ نے مصر میں کسی کو داخلے کی اجازت نہیں دی ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل اور مصر کے ساتھ مل کر غزہ سے شہریوں کے انخلاء کے لیے ممکنہ محفوظ راستے پر کام کر رہا ہے۔ غزہ کے شہریوں کو بحفاظت نکالنے میں مدد کے لیے بات چیت جاری ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے دارالحکومت عمان میں ملاقات کی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق محمود عباس نے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملے فوری طور پر روکنے، انسانی امداد، پانی اور بجلی کی فراہمی اور فوری انسانی امداد کے لیے راہداری کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تشدد کو ترک کرتے ہیں اور اپنے قومی مقاصد کے حصول کے لیے بین الاقوامی قانونی حیثیت پر امن، عوامی مزاحمت اور سیاسی عمل کو اپنانے پر زور دیتے ہیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے اسرائیلی قونصل خانے کی طرف مارچ کیا اور اسرائیل کے نہتے شہریوں پر حملے کی شدید مذمت کی۔ مظاہرین سٹی ہال کے سامنے جمع ہوئے اور دریا سے سمندر تک فلسطین آزاد ہوگا جیسے نعرے لگائے۔ مقررین نے کہا کہ اسرائیل فلسطینی علاقوں کا قبضہ ختم کرے اور عالمی قوانین کا احترام کرتے ہوئے غزہ پر حملے بند کرے۔
सिविल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीन से इजहार यकजहती और इसराइली मुसालिम के खिलाफ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर इसराइली मुसालिम के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में नारे दर्ज थे। सिविल सोसाइटी के अफराद ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से अपील की कि वो फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम बंद करवाने में अपना किरदार अदा करे। कोयटा में अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से होती हुई मिज़ान चौक और फिर प्रेस क्लब कोयटा पहुंची। रैली के शुरका ने गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, बर्बरियत और मजालिम के खिलाफ नारे बुलंद किए। शुरका का कहना था कि मासूम बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों और नौजवानों के बेईमाना कत्ल और तशद्दुद से अहलियाने इस्लाम के दिल गमज़दा हैं। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में कशीदगी की जड़ है। इसके हल के लिए OIC की मुसलसल काविशें काबिल तारीफ़ हैं। इस्लामाबाद में OIC सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदा खुसूसी बराए जम्मू कश्मीर यूसुफ मोहम्मद अलदुबे से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के मोदी सरकार के यकतरफा इक़दाम के बाद पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम को OIC से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल पर जोर देता है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय हुकूमत की हिंदुत्वा पॉलिसी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि इन क़ुव्वतों का मुकाबला करने के लिए कोशिशें तेज़ करना होंगी। यूसुफ एम अलदोपे ने कहा कि OIC कश्मीर कॉज के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है और OIC के खुसूसी एलची की हैसियत से जम्मू कश्मीर के लिए उनका पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा इसी अज़्म का अक्कास है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बहरी जहाज़ों की तामीर की पॉलिसी बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें शिप यार्ड्स की तामीर से मुतल्लिक़ा उमूर का जायज़ा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि बलूचिस्तान में सुरबंदर, ईस्ट पे, पशुखान के मकामात पर शिप यार्ड्स तामीर की जा सकती हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा हुकाम को मुल्क में मज़ीद शिप यार्ड्स की तामीर के लिए इक़दामात और मनसूबों में माहौलियाती उनसर को मलहूज़ खातिर रखने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा हुकाम को साहिली इलाकों में गैर कानूनी ट्रॉलिंग की रोकथाम के लिए मुअस्सर हिकमत अमली तश्कील देने की भी हिदायत जारी की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से साबिक सफ़ीर जावेद मलिक ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान साबिक सफ़ीर ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ पाकिस्तान में सरमायाकाराना सरगर्मियों में ताउन के लिए एक प्लेटफॉर्म तश्कील देने की तजवीज़ पेश की। निगरान वज़ीर आज़म ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के आला हुकाम को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ सरमायाकाराना इश्तराक के लिए मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कतर की मुसल्ह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पायलट सालिम हमद अकील ने रावलपिंडी में मुलाकात की और दोतरफा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और दोनों मुल्कों की मुसल्ह अफवाज के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमद अकील ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की मुसलसल काविशों को सराहते हुए दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इहादा किया। नाज़रीन, डॉलर की कीमत में गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे सस्ता जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 5 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान बरकरार है और इंडेक्स 297 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 48,771 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट ने आज 6.25 साल की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड किया है। मजीद तफसील ज़ीशान अहमद खान की रिपोर्ट में। डॉलर अपनी कदर बतदरीज खोता जा रहा है। ओपन मार्केट हो या इंटरबैंक, डॉलर की कदर में कमी हो रही है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 93 पैसे की कमी के बाद 278 रुपये 58 पैसे पर आ गई है, जबकि ओपन मार्केट में 5 पैसे की कमी हुई जिसके बाद कीमत खरीद 286 रुपये जबकि कीमत फरोख्त 278 रुपये 75 पैसे पर आ गई है। माशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कीमत अब बतदरीज मुसलसल अपनी असल सतह की जानिब गामजन है। ये करोड़ों डॉलर रोज स्मगल हो रहे थे और वो रुक गए हैं और हवाला हुंडी का कारोबार में तकरीबन किसी हद तक काबू में आ गया है और जितनी भी मनी एक्सचेंज थी उनको भी काफ़ी हद तक मॉनिटरिंग की जा रही है। तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा जो है मुल्क के लिए फ़ायदा होगा। पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठे हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है और उस बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए लोग इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। आज स्टॉक मार्केट ने 6.25 साल की बुलंदतरीन सतह पर ट्रेड किया। 9 जुलाई 2017 के बाद ये बुलंदतरीन सतह है जब इंडेक्स 49,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर बंद हुआ था। स्टॉक मार्केट के कारोबारी हजम में इजाफा हो रहा है। आज स्टॉक मार्केट में 34 करोड़ 22,27,000 से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ जिनकी मालियत 11 अरब 73 करोड़ रुपए से ज्यादा थी।
जबकि स्टॉक एक्सचेंज में 146 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 157 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 16 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, आम इंतखाबात से पहले वोट का इंदराज और दुरुस्तगी अहम मरहला है और इसकी आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। जमहूरियत एक अवामी तर्ज हुकूमत है जिसमें लोगों को अपनी मर्जी की सियासी जमात को इक़्तिदार में लाने का हक दिया जाता है, जिसके लिए शहरियों का नाम वोटर लिस्ट में होना बुनियादी मरहला है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन भरपूर तैयारियों में मसरूफ है। हल्का बंदियों के अहम मरहले के साथ साथ नए वोटों का इंदराज, इखराज, मुंतकली और दुरुस्तगी का अमल भी जारी है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन लोगों में आगाही पैदा कर रहा है कि वो 25 अक्टूबर तक वोटों के इंदराज और दुरुस्तगी को हर सूरत यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम अफराद को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से रुजू करने की हिदायत की है जिन्होंने अभी अपने वोट का इंदराज नहीं कराया। शहरियों को याद दहानी कराई जा रही है कि वो वोट कास्ट करने का फरीजा अदा करने के लिए किसी सुस्ती का मुजाहिरा ना करें और पहली फुर्सत में वोट बनवाएं। इलेक्शन कमीशन ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट का हक देने के लिए इंतखाबी फहरिस्तें गैर मुंजमद कर दी हैं और उन्हें हिदायत की है कि वो फॉर्म 21, 22 या 23 भरें और अपना वोट दुरुस्त करवाएं। लोगों की सहूलत और रहनुमाई के लिए इलेक्शन कमीशन ने हेल्पलाइन भी कायम की है जिसका नंबर 051-884-8888 है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और मोहम्मद नवाज शरीफ लाज़िम मलज़ूम हैं। पार्टी कायद वतन वापस आकर तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां 2018 में रोक दिया गया था। वो लाहौर में ताजर कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम ताजर कन्वेंशन में ताजर रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियत ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत कौमी खिदमत से इबारत है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बनाया, अपने दौर में बिजली की लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा किया। नवाज शरीफ जो तीसरी मरतबा वजीर आजम मुंतखब होकर आया, आपके वोटों से 20-20 घंटे के अंधेरे खत्म कर दिए और सी पैक के जरिए 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई और आपने देखा कि किस तरह पूरे पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के मंसूबे तेजी के साथ नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल होते रहे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने मुल्क की मुफाद की खातिर सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया जबकि हमारे खिलाफ करप्शन का 1 रुपया भी साबित नहीं किया जा सका। हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत कुर्बान की। वो हमें भी ये हरबा आता था, हमें भी ये गुर आता था कि हम रियासत को खुदा ना करता बर्बाद होने देते और अपनी सियासत को बचा लेते जिस तरह पिछली हुकूमत ने किया था, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। हमने कहा कि हर चीज कुर्बान करने को तैयार हैं, पाकिस्तान के नाम पर कोई आंच आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क व कौम की तकदीर बदलने की कोशिश की। उनकी क़ियादत में पाकिस्तान फिर से तरक्की की मनाजिल तय करेगा। कन्वेंशन से ताजिर नुमाइंदों ने भी खिताब किया और मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए नवाज शरीफ की कोशिशों को सराहा। ताजरों ने 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी पर उनके तारीखी इस्तकबाल के अज़म का इजहार किया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की सदारत में लाहौर में यूनियन काउंसिल्स के नुमाइंदों, कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तैयारियों पर मुशावरत और उनके इस्तकबाल के इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को एक बार फिर नवाज शरीफ की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क को मुआशी कुव्वत बनाने के एजेंडा पूरा करने वापस आ रहे हैं। अवाम महंगाई के खात्मे के लिए नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत से मैंडेट देंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला मुहज़्ज़िब मुआशरे की तश्कील की जानिब अहम कदम है। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रियासती ताकत की तिकोन के 2 हिस्सों में तवाज़ुन कायम हुआ है। इससे मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने उम्मीद जाहिर की कि इस फैसले के बाद पार्लिमानी उमूर को बेहतर अंदाज से फाल बनाने का मौका मिलेगा।
امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے برطانوی ہائی کمیشن کے پولیٹیکل کاؤنسلر سوئی ویئر نے منصورہ لاہور میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی صورتحال اور مسئلہ فلسطین اور کشمیر پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے پاکستان اور برطانیہ کے دو طرفہ تعلقات کو پائیدار اور تاریخی قرار دیتے ہوئے دنیا میں امن کے قیام کے لیے مربوط کوششوں پر اتفاق کیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں ڈاکٹر فاروق ستار اور امین الحق نے کراچی میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 15 اکتوبر کا جلسہ اہم سنگ میل اور ریفرینڈم ہوگا، عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم مڈل کلاس طبقے کی جماعت ہے اور عوامی محرومیوں کا خاتمہ ہماری جدوجہد کا محور ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے مختلف مارکیٹوں کا دورہ کیا اور عوام کو جلسے میں شرکت کی دعوت دی۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بی این پی مینگل کے مرکزی رہنما میر نصیر شاہوانی نے کہا کہ وجہ میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ بی این پی صرف صاف شفاف الیکشن چاہتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام جماعتوں کو یکساں مواقع میسر ہوں۔ جمعیت علماء اسلام سندھ کے سیکریٹری جنرل علامہ راشد محمود سمرو نے جامشورو، حیدرآباد اور سانگڑ کا دورہ کیا اور سندھ امن مارچ کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ عوامی اجتماع اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 22 اکتوبر سے 2 نومبر تک صوبے کے تمام اضلاع میں صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف جمعیت علماء اسلام کے زیر انتظام احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کے عہدیداروں اور سابق ارکان پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 21 اکتوبر کو پاکستانی قوم اپنے محبوب لیڈر میاں محمد نواز شریف کا فقید المثال استقبال کرے گی، جس کے لیے بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 25 سال پہلے 12 اکتوبر 1999 کا دن ایک ایسا سیاہ دن تھا جب وطن عزیز پر مارشل لاء مسلط کیا گیا۔ اگر یہ غیر آئینی اقدام نہ ہوتا تو پاکستان آج ایشین ٹائیگر ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری 16 ماہ کی حکومت میں ہمارے 11 ماہ آئی ایم ایف کو مناتے گزر گئے، جس کی وجہ پی ٹی آئی حکومت کی غلط پالیسیاں اور انتہائی غیر دانشمندانہ فیصلے تھے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف ہی اب اس قوم کی امید ہیں جنہوں نے ملک کو 2013 میں ڈیفالٹ کے خطرے سے نکالا، لوڈ شیڈنگ سے قوم کو نجات دلوائی اور دہشت گردی کے ناسور پر قابو پایا۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر حمزہ شہباز شریف سے لاہور میں وکلاء کے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی سے ملک کی ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ محمد نواز شریف معاشی استحکام کے لیے اربوں ڈالرز کا سی پیک منصوبہ لائے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ملک میں موٹر ویز کا جال بچھایا اور ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے کہا ہے کہ 2013 میں نواز شریف نے ملک سے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ نواز شریف نے اپنے دور میں موٹر ویز اور سڑکوں کے جال بچھائے۔ ٹیکسلا میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے کہا کہ 9 مئی کو سوچی سمجھی سازش کے تحت سویلین اور فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی پر تاریخی استقبال کیا جائے گا۔ پیٹرول 100 روپے کے اوپر تھا، بجلی 12 روپے فی یونٹ تھی، ڈالر 115 روپے کے اوپر تھا۔ پھر ایک کھلاڑی کو لانچ کیا گیا جس نے تباہی اور بربادی کر دی۔ میاں نواز شریف وہی پاکستان آپ کو واپس کرنے آ رہا ہے جو 2018 میں چھوڑ کے گیا۔ جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کیے وہ قومی مجرم ہیں، ان کو جو سزا ملے گی سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ بھارت کی یہ جرت نہیں ہوئی، دشمنوں کی یہ جرت نہیں ہوئی جو انہوں نے 9 مئی کو حملے کی اپنی فوج کے خلاف۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی سے ملکی معیشت مستحکم اور عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو درپیش حالیہ مسائل کا حل صرف نواز شریف ہے۔ 21 اکتوبر کو قائد مسلم لیگ نون کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ چودھری فضل محمود گجر نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے پارٹی قائد نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ چودھری فضل محمود گجر نے صدر مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا انجینئر امیر مقام سے پشاور میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر صدر مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا انجینئر امیر مقام نے چودھری فضل محمود گجر اور ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں نون لیگ میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ چودھری فضل محمود گجر نے کہا کہ وہ اپنے علاقے اور قوم کے بہتر مفاد میں مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں پرویز الہی کو 23 اکتوبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسپیشل سینٹرل عدالت نے جج تنویر احمد شیخ نے تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ پرویز الہی کو 23 اکتوبر کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مونس الہی کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट ने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और के इलेक्ट्रिक के माबैन अदम अदायगियों का मामला हल करने के लिए उन्हें मजीद 4 हफ्तों की मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच को कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के वकील ने बताया कि मेयर कराची और के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव के माबैन मुलाकात हुई है। तनाज़े के हल के लिए बातचीत जारी है। अदालत ने मुकदमे की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। एक और केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि पुलिस की इज्जत होनी चाहिए, पुलिस और पटवारी का शाही निज़ाम खत्म होना चाहिए। 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ने सोने की कमेटी से मुताल्लिक मुकदमे में गैर मयारी तफ्तीश पर तशवीश का इजहार किया है। अदालत ने 2 लाख रुपए की मछलिकों के एवज सोने की कमेटी के मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सदारत में सालिसी कानून नज़रसानी कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी के रूबरू मुजव्वज़ा कानून साजी का खाका पेश किया गया और बताया गया कि मुजव्वज़ा कानून सालिसी से मुताल्लिक तमाम तनाज़ात के फौरी हल में मददगार साबित होगा। कमेटी को मजीद बताया गया है कि मुजव्वज़ा कानून सालिसी से मुताल्लिक 1940 के एक्ट को ख़त्म करेगा और यह जदीद बैनुल अक़वामी क़वानीन से मुताबिकत रखेगा। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानून साजी का मसवदा राय के लिए जल्द अवाम, माहिरीन और दूसरे स्टेक होल्डर्स से शेयर करेगा। नाज़रीन, साइबर सिक्योरिटी हमलों को रोकने के हवाले से वजारत IT के अहम इक़दाम। वजारत IT ने कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम रूल्स 2023 का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर उमर सैफ का कहना है कि वजारत IT के फंड से कायम नेशनल सरेट मुख्तलिफ टीमों से राबते और बर वक्त मुआवनत फराहम करेगी। नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का क़याम भी इन्हीं रूल्स के तहत अमल में लाया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 19 दिन बाकी रह गए हैं। 31 अक्टूबर के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। आज 8वें रोज अफगान खानदानों को लेकर 34 ट्रक तुर्खम सरहदी गुजरगाह पहुंच गए। दूसरी तरफ कानूनी दस्तावेजात रखने वाले तारिकीन वतन ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आर्जी तौर पर रहने की इजाज़त देने के इक़दाम को सराहा है। अमजद अली खान की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला जारी है। तुर्खम सरहद पर तैनात हुकाम के मुताबिक आज तकरीबन 100 के करीब अफ़गान ख़ानदान अपने वतन वापस रवाना हुए। तुर्खम सरहद पर तैनात कस्टम हुकाम के मुताबिक 40 ट्रकों में सवार अफ़गान शहरियों को कानूनी कार्रवाई के बाद अफ़गानिस्तान वापस जाने की इजाज़त दे दी गई। दूसरी जानिब कानूनी दस्तावेज रखने वाले अफ़गान शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें अर्जी तौर पर रहने की इजाज़त देने के इक़दाम को सराहा है। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी बड़ा शुक्रगुजार है, तो इन्होंने हमको यहाँ पे रखा हुआ है, हमारा बहुत ख्याल दीद कर रियाज कर रहे। उन्होंने हमको कार्ड दिया हुआ है। कार्ड के बगैर जो लोग इधर रहते थे, अभी हुकूमत ने ऐलान किया है कि ये कार्ड रजिस्टर करें, तो इसमें इंशाल्लाह हमारा बहुत खैर होगा। हमारा पास कार्ड भी है और हम पाकिस्तान में हैं, हम बहुत खुश हैं। पेशावर के बोर्ड बाजार में मुख्तलिफ कारोबार करने वाले अफगान बाशिंदों का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर आने वाले अफगान शहरियों की वजह से कानूनी तौर पर मुकीम मुहाजिरीन की मुश्किलात में भी इजाफा होता है। जो हमारे अफगान भाई है वो रजिस्टर नहीं है, उसको रजिस्टर होना चाहिए। जितने भी हमारे अनरजिस्टर्ड अफगान भाई इधर रह रहे हैं, वो भी अगर खुद को रजिस्टर करेंगे तो उनको भी आगे इसमें जो कारोबार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या जो जिस सिलसिले में भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको भी मसला नहीं होगा। अफगान शहरियों का मानना है कि पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे तक इनकी मेजबानी की है। हुकूमत पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगान मुहाजिरीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक POR या अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रह सकते हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वफाकी काबीना के आइंदा फैसले तक रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन अर्जी तौर पर क़याम कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में मुतल्लिका इदारों को हिदायत की गई है कि रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार न किया जाए। अमजद अली खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। तहरीक तालिबान पाकिस्तान लकी मरवत का सरगना अतीकुर रहमान उर्फ टीपू गुल मरवत अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ में हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस था। दहशतगर्दी हलाकत TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी का वाज़ेह सबूत है। अफगानिस्तान में कल अदम TTP के अंदरूनी खिलफिशार और इंतशार से आए दिन TTP के सरगने पुरस्रार तौर पर मारे जा रहे हैं। क्या वाज़ेह सबूतों के बावजूद अफगान हुकूमत अब भी TTP के दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी?
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں انسانیت، اخلاق اور اقدار کا سورج طلوع ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ ملک ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن نہ ہو۔ اخلاقیات کو اپنا کر ہم معاشرے میں باعزت مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت کی قائد اعظم یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کی تفصیل اکرام اللہ محسود سے جانیے۔ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ملک کو مضبوط کرنے کے لیے معاشی ترقی ناگزیر ہے۔ تحقیق پر توجہ دینے سے بہت سے معاشی اور معاشرتی مسائل حل ہوتے ہیں۔ علم آپ کے دسترس میں ہو تو قوم کو کھڑے ہونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ میں کہتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور منسٹری آف ایجوکیشن یہ کام کرے کہ پاکستان کے اندر جابز کے حوالے سے کن چیزوں کی مارکیٹ ہے، سرویز کی بنیاد پر ملک ایسے ترقی نہیں کر سکتا۔ انصاف بنیاد ہے۔ انصاف is the foundation of a good human society. This country has tremendous potential. نگران وزیر تعلیم مدد علی سندھی نے کہا کہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد اعلیٰ درجے کی معیاری دستگاہ ہے جس سے اعلیٰ تعلیم کے حامل طلباء فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معیاری تعلیم کے حصول کے لیے اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اس موقع پر یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل کامیاب طلباء اور طالبات میں اسناد تقسیم کیے۔ کانوکیشن کے دوران مختلف شعبہ جات سے فارغ و تحصیل 7,738 گریجویٹس کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کرم اور یوب میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کے لواحقین سے ٹیلی فون پر تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے 29 ستمبر کو شکار تنگی پوسٹ کرم حملے میں شہید ہونے والے لانس نائک غیرت خان کے ورثاء اور 28 ستمبر کو یوب بلوچستان میں دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے سپاہی ندیم خان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ صدر مملکت نے وطن کی خاطر جام شہادت نوش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے شہداء کو سلام پیش کرتے ہوئے ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کی۔ 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کشمیر منانے کی تیاری کے سلسلے میں اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں شرکاء کو حکومتی اقدامات اور تقریبات کے انعقاد سے متعلق بریف کیا گیا۔ شرکاء نے کہا کہ اہل کشمیر حق خود ارادیت کی اس جدوجہد میں تنہا نہیں، پاکستان ان کو سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ یوم سیاہ پر ملک بھر میں جلسے، جلوسوں، مشاعرے، ٹیبلوز، ٹاک شوز، مظاہرے، ریلیوں اور دیگر مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ اور جموں کشمیر لبریشن سیل نے بھارتی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی پر پابندی کے خلاف اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مقررین نے مودی حکومت کی طرف سے ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی پر پابندی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع خطہ ہے اور کشمیری اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جسے اقوام متحدہ نے تسلیم کر رکھا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی صدر کے دورے کے دوران بھارتی فوجیوں نے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھا جس سے کشمیری عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت کے صدر مقبوضہ کشمیر کے 2 روزہ دورے پر گزشتہ روز سری نگر پہنچی تھیں۔ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے سری نگر، بارامولہ، بانڈی پورہ، کپواڑہ، پلوامہ، شوپیاں، اسلام آباد، کلگام، راجوری اور پونچھ اضلاع کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کیں، گھروں پر چھاپے مارے اور مکینوں کو ہراساں کیا۔ بھارتی فوجی اور پولیس اہلکاروں نے کارروائیوں کے دوران متعدد نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ قابض حکام نے انہیں گھر میں نظر بند کر دیا ہے اور انہیں بھارتی صدر کے دورے کے دوران گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما سید بشیر اندرابی، خواجہ فردوس، غلام نبی اور دوسرے رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت کشمیریوں کی اپنے حق خود ارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے وحشیانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے ایک وفد نے کنوینر محمود احمد ساغر کی قیادت میں اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل کے خصوصی نمائندہ برائے جموں کشمیر یوسف الدوبے سے ملاقات کی اور انہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال سے آگاہ کیا۔ ارکان نے OIC سے اپیل کی کہ وہ تنازع کشمیر کو کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کرے۔
मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजी नफसियाती मरीज बनने लगे हैं। भारतीय फौज ने मेजर ने अपने ही साथियों पर हमला करके 4 अफसरान समेत 6 फौजियों को जख्मी कर दिया है, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। वाकया चंद रोज कबल राजौरी के थाना मंडी एरिया में पेश आया, जहां भारतीय मेजर ने फायरिंग करने के साथ ग्रेनेड भी फेंके और कई फौजियों को यरगमाल भी बनाए रखा और बाद में मेजर ने यूनिट के असले खाने में पनाह ले ली। भारतीय मेजर ने अपने उन आला अफसरान पर दस्ती बम फेंके जो उसे हथियार डालने पर आमादा करने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय मेजर की बगावत के बाद काबिज फौज ने घबराकर क़िबी देहात ख्याली कर दिए। भारतीय मेजर की बगावत का ताल्लुक अनंतनाग में एक कर्नल, एक मेजर और एक पुलिस डीएसपी के हालिया कत्ल से भी जोड़ा जा रहा है। ये अपने ही साथियों पर हमले का 6 माह में तीसरा वाकया है। ये भारतीय फौज में तरबियत की हालत ज़ार और जहनी और नफसियाती सेहत की तेजी से गिरते मयार की भी अक्कासी है। अफसरान के नारवा रवैये और नाकाबिले बर्दाश्त हालात ज़िंदगी से तंग भारतीय फौजी अपने रिकॉर्ड शिकायत सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं। भारतीय मीडिया और फौज के वाक़े की असल सूरत हाल पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। बगावत करने वाले मेजर के खिलाफ अदालती समाअत शुरू करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद स्टेडियम में प्रैक्टिस की। मेगा इवेंट के बड़े मुकाबले में पाकिस्तान और भारत की टीमें हफ्ते को अहमदाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगी। 1,32,000 तमाशाइयों की गुंजाइश वाले स्टेडियम के तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं। ग्रीन शर्ट्स ने अब तक इवेंट में अपने दोनों मैचेस में कामयाबी समेटी है। पहले मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 81 रन से हराया। दूसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप के सबसे बड़े हदफ का कामयाबी से ताक़ुब करते हुए 6 विकेटों से फतह हासिल की थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल एक मैच खेला जाएगा। इवेंट के 11वें मैच में बांग्लादेश का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। चेन्नई में होने वाला मैच दिन 1:30 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 41 वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें न्यूजीलैंड ने 30 जबकि बांग्लादेश ने 10 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। नाज़रीन, अब आपको बताएं, निगरान वज़ीर मनसूबाबंदी समी सईद ने कहा है कि CPEC पाकिस्तान और चीन की इक़्तिसादी तरक्की में इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसके तहत 32 मनसूबों को मुकम्मल कर लिया गया है। इस्लामाबाद में CPEC के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए समी सईद ने कहा कि CPEC के दीगर मनसूबों पर काम जारी है, जिसके तहत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सनती जोन्स कायम किए जा रहे हैं। चीन के सफ़ीर जियांग ज़िटोंग ने कहा कि CPEC से खित्ते में नए इक़्तिसादी बाब का आगाज़ हो रहा है, जबकि दीगर ममालिक भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। निगरान वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज से रूस के सफ़ीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। निगरान वज़ीर ने दो तरफ़ा तिजारत में मुस्बत पेशरफ्त और मजबूत इक़्तिसादी ताउन के लिए साजगार माहौल फराहम करने के अज़्म का इआदा किया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने मिस्र के वज़ीर सेहत डॉक्टर खालिद अब्दुल गफ़ार से काहिरा में मुलाकात की, जिसमें फार्मर वैक्सीन के शोबों में ताउन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि पाकिस्तान में अद्वियात की पैदावार को बढ़ाने के लिए फार्मा पार्क बना रहे हैं। उन्होंने मिस्र के वज़ीर सेहत को पाकिस्तान के हेपेटाइटिस C के खात्मे के मंसूबे के हवाले से भी आगाह किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी ही दुनिया में पायदार अमन की ज़मानत है। लाहौर में यकजहती फ़लस्तीन सेमिनार के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर सऊदी अरब और कतर को किरदार काबिल तहसीन है। ताहिर अशरफी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा गज़ा में खुराक के जहाज़ ले जाने की राह हमवार करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान सरकारी सतह पर यौम फ़लस्तीन का ऐलान करे और कल फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे किए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि हफ्ते के रोज़ से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 और 17 अक्टूबर के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। इस दौरान शिमाली इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोठवार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। खेलों की मजीद खबरों में खुशामदीद और स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स के हवाले से। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स में पाकिस्तान और कंबोडिया के दरमियान मुकाबला बगैर गोल के बराबर रहा।
नोम पेम में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तानी टीम ने हरीफ गोल पोस्ट पर मुतअद्दिद हमले किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। कौमी टीम अब होम लीग में कंबोडिया के खिलाफ 17 अक्टूबर को जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में मैच खेलेगी। पाकिस्तान 12 साल बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। इससे कबल पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में बांग्लादेश की मेजबानी 2011 में की थी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से कराची प्रीमियर लीग के चेयरमैन मोएज बिन जाहिद ने मुलाकात की। मुलाकात में कराची प्रीमियर लीग के कामयाब इनकाद के हवाले से इंतजामात, शहर कायद में क्रिकेट के फरोग और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची क्रिकेट के दीवानों का शहर है। कराची प्रीमियर लीग नए टैलेंट को सामने लाने में मददगार साबित होगी। चेयरमैन केपीएल मोएज बिन जाहिद ने कहा कि कराची प्रीमियर लीग में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। लीग के 31 मैचेस कराची के इलाके नया नाजमाबाद में दिसंबर में खेले जाएंगे। श्रीलंका अंडर 19 क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम पाकिस्तान अंडर 19 के खिलाफ एक 4 रोजा मैच और 5 वनडे मैचेस खेलेगी। सीरीज का वाहिद 4 रोजा मैच 15 से 18 अक्टूबर तक नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। वनडे सीरीज का पहला मैच 22 अक्टूबर को खेला जाएगा। दीगर 4 मैचेस 24, 27, 29 और 31 अक्टूबर को खेले जाएंगे। और नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।